कभी सोचा है कि कोई कलाकार, कोई लेखक या कोई कवि आखिर कुछ रचता क्यों है? आज हम प्रसिद्ध लेखक अज्ञेय की निबंध मैं क्यों लिखता हूं के जरिए इसी सवाल की गहराइयों में उतरेंगे और ये जो बनाने की, सृजन की पूरी प्रक्रिया है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो लेखक एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो हर बनाने वाले के मन में, मतलब हर रचनाकार के मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है कि आखिर में ये कर क्यों रहा हूं। ये सिर्फ उनका सवाल नहीं है, ये एक तरह से हम सबको एक दार्शनिक खोज में शामिल होने का बुलावा है। अब देखिए, ये सवाल दिखने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब उतना ही गहरा और कह सकते हैं पेचीदा है, क्योंकि इसका सच्चा जवाब किसी बाहरी दुनिया में नहीं मिलता, बल्कि वो तो लेखक के अपने मन की भीतरी परतों में ही कहीं छिपा होता है। लेखक के लिए लिखने का जो सबसे पहला कारण है, वो थोड़ा हैरान करने वाला है। वो कहते हैं कि मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि ये जान सकूं कि मैं क्यों लिखता हूँ। ये एक तरह की खुद की खोज है, सेल्फ डिस्कवरी। उनके अंदर एक बेचैनी होती है, एक मजबूरी, और लिखने का जो काम है वही उसे समझने और उस दबाव से आज़ाद होने का एकमात्र रास्ता है। तो इस सवाल को और अच्छे से समझने के लिए लेखक लिखने की वजहों को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक वो दबाव जो अंदर से आता है और दूसरा वो जो बाहरी दुनिया से हम पर पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर वो दोनों ताकतें एकदम साफ हैं। एक तरफ है आंतरिक विवशता, मतलब अंदर से एक गहरी पर्सनल ज़रूरत कुछ कहने की, कुछ समझने की। लेखक का मानना है कि जो असली कला है ना, वो यहीं से पैदा होती है। और दूसरी तरफ है बाहरी दबाव, जैसे एडिटर्स की मांग हो गई या फिर पैसों की ज़रूरत। ये वजह काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, पर हाँ, कभी-कभी यही बाहरी प्रेशर भी अंदर की उस आग को हवा दे जाता है। अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आती है। लेखक दो बहुत जरूरी शब्दों के बीच का फर्क समझाते हैं, अनुभव और अनुभूति। और इसके लिए वो हमें हिरोशिमा की अपनी एक झकझोर देने वाली याद पर ले चलते हैं। लेखक के पास हिरोशिमा की उस तबाही का सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था। वो विज्ञान के छात्र थे, तो एटम बम के पीछे का विज्ञान जानते थे। उन्होंने खबरें भी पढ़ी थी और युद्ध की भयानक तबाही को भी देखा था। पर ये सब जानकारी एक तरह से उनके दिमाग तक ही थी, दिल तक नहीं पहुंची थी। फिर वो खुद हिरोशिमा गए। उन्होंने अपनी आंखों से उस शहर की तबाही देखी, उन अस्पतालों में गए जहां लोग सालों से उस एक पल का दर्द झेल रहे थे। ये था उस त्रासदी के साथ उनका सीधा सामना, एक डायरेक्ट अनुभव। और यहीं पर इस कहानी का सबसे जरूरी आइडिया सामने आता है। अनुभव वो है जो हमारी आंखों के सामने होता है, जो घटता है। लेकिन अनुभूति क्या है? वो उस सच को अपनी आत्मा में उतार लेना है। ये ऐसा है जैसे किसी और का दर्द आपकी अपनी संवेदना और कल्पना के जरिए आपका अपना बन जाए। तो अनुभव है देखना और अनुभूति है महसूस करना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ जानने के बाद और अपनी आंखों से देखने के बाद भी लेखक के अंदर से लिखने की वो बेचैनी पैदा नहीं हुई। मतलब ज्ञान था, अनुभव भी था, पर वो जो प्रेरणा होती है ना, वो अब भी गायब थी। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी कैसे अपने सबसे पावरफुल मोड़ तक पहुंचती है। और फिर एक दिन हिरोशिमा की ही एक सड़क पर घूमते हुए उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने एक पत्थर पर एक इंसानी परछाई देखी। ये किसी ऐसे इंसान की छाया थी जो उस एटमी धमाके की गर्मी में भाप बन गया था और पीछे सबूत के तौर पर बस अपना एक निशान छोड़ गया था। बस यही था वो पल, वो एक तस्वीर, और उस एक तस्वीर ने पूरी की पूरी त्रासदी को लेखक के लिए उनका अपना पर्सनल सच बना दिया। इतिहास की एक घटना अब उनके लिए सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो बन गई थी अनुभूति प्रत्यक्ष। मतलब एक ऐसा सच जो अचानक उनके अंदर एक जलते हुए सूरज की तरह उगाया हो। यही वो शक्तिशाली अनुभूति थी, वो चिंगारी जिसने आखिरकार उस क्रिएटिव प्रोसेस का ताला खोल दिया। उस एक पल में वो अब कोई बाहरी दर्शक नहीं रहे। जैसा कि वो खुद कहते हैं, मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। मतलब उन्होंने उस दर्द को खुद जी लिया था। वो जो भीतरी बेचैनी थी, वो दिमाग से निकलकर सीधे आत्मा तक पहुंच गई, इंटेलेक्ट से इमोशन तक। और लिखने की जो असली तलब थी, वो यहीं से पैदा हुई। और मज़े की बात यह है कि एक कविता उसी वक्त नहीं लिखी गई। अनुभूति का वो पल जापान में आया था, लेकिन कविता ने अपना रूप लिया भारत लौटने के बाद, एक ट्रेन के सफ़र में।
शायद उस गहरे अनुभव को शब्द बनने में थोड़ा वक्त तो लगना ही था। तो लेखक की ये जो पर्सनल जर्नी है, ये हमें कला और क्रिएशन के बारे में एक यूनिवर्सल सच सिखाती है। लेखक के लिए सवाल ये नहीं था कि कविता अच्छी बनी है या बुरी। सबसे जरूरी बात ये थी कि वो सच्ची थी, वो अनुभूति प्रसूत थी, यानी वो उस गहरी पर्सनल अनुभूति से जन्मी थी। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती है कि महान कला अक्सर तब जन्म लेती है जब किसी और का सच हमारा अपना सच बन जाता है। ये एक बाहरी घटना को हमारी भीतरी हकीकत में बदल देती है और फिर उस गहरी अनुभूति को शब्दों में ढालना उस अंदरूनी दबाव से आज़ादी पाने का एक जरिया बन जाता है। और ये हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर वो कौन सी रहस्यमयी प्रक्रिया है जो हमारे रोजमर्रा के अनुभव को एक गहरी कलात्मक अनुभूति में बदल देती है।